हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस सेशन में। हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लास्ट सेशन में देखा था कि बिजनेस मॉडल असेसमेंट हम लोग कैसे करते हैं, राइट। सो बिजनेस मॉडल असेसमेंट के बाद में अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो है कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना, है ना। सो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम समझेंगे बिकॉज जो हमारे सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन के मेथड जो होते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हमारे जो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन के मेथड्स हैं, राइट, एसीएम, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, ये जो मेथड्स हैं यहां तक पहुंचने के लिए अभी एक एग्जाम और अपने को पास करना पड़ेगा, तब हम वहां पे जाएंगे। मतलब इस एग्जाम का जो भी रिजल्ट होगा हमारे सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन के मेथड उसी प्रकार से लगा दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट को हम समझते हैं। और बेसिकली ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स का जो टेस्ट है वो ये है कि अपना जो बिजनेस मॉडल, एक बार आपको पता चल गया कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है, ठीक है ना। तो मान लीजिए आपका बिजनेस मॉडल होल्ड है, तो क्या सर हम सीधा अकाउंटिंग जो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन मेजरमेंट के जो मेथड्स हैं क्या उनको पिकअप कर लें क्या? नहीं 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 नहीं, उसके बाद में हमको कैश फ्लो की कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखना पड़ेगा कि भाई कैश फ्लो की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है विद इन द बिजनेस मॉडल। तो देखिए क्या कह रहा है, इंड AS 109 requires an entity to classify a financial assets on the basis of its contractual cash flow characteristics if the financial assets is held within a business model whose objective is to hold the assets to collect contractual cash flow। अब मेरा एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें मैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करके रखता हूं टू कलेक्ट द कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो, है ना। मेरे कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो को मैं कलेक्ट करने के लिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करके रखता हूं, ठीक है। फिर कह रहा है विद इन अ बिजनेस मॉडल हुज ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड बाय बोथ कलेक्टिंग कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज एंड द सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। इसका मतलब यहां पे मेरा होल्ड एंड सेल वाला बिजनेस मॉडल हो गया और पहला वाला बिजनेस मॉडल हो गया होल्ड, ठीक है। नाउ फिर कह रहा है टू डू सो एन एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन वेदर द एसेट्स कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज आर सोली पेमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट। अब ये इस स्टैंडर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सोली फॉर द पेमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग। वैसे हम इसे शॉर्ट में हम इसको कह सकते हैं SPPI, ठीक है ना। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट इन दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड कि क्या आपके कैश फ्लो जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं जस्ट द पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। इसलिए हम इस चीज को कहते हैं सोली फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। यानी क्या आपके कैश फ्लो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल को और इंटरेस्ट अमाउंट को ही कैश फ्लो जो उससे जनरेट हो रहा है उसी चीज को कलेक्ट करते हैं, या फिर आपका जो कैश फ्लो है वो कुछ और है ना। मतलब आपके कैश फ्लो हैं वो तो कॉन्ट्रैक्ट में आने ही वाले हैं भाई। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो होता ही कैश फ्लो का है ना, जहां पे एक पार्टी को लेना है दूसरे पार्टी को देना है। तो अब यहां पे जब मेरे पास में पैसा आ रहा है तो उस पैसे की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने किसी कंपनी के डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब मैं डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट करूंगा तो बताओ मेरे को रिटर्न में क्या मिलने वाला है। रिटर्न के अंदर मुझे तो एक तो इंटरेस्ट मिलेगा, पीरियोडिक इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। और जब अगर मेरे डिबेंचर का जो रिडम्पशन है वो अगर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दैट इज बुलेट रिडम्पशन हो गया, तो बुलेट रिडम्पशन होगा तो मेरे को एक साथ प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा। और धीरे धीरे अगर इंस्टॉलमेंट में होगा तो मुझे इंस्टॉलमेंट के अंदर वो प्रिंसिपल की रिकवरी हो जाएगी। तो अब मेरे पास जो ये कैश फ्लो आ रहा है, ये कैश फ्लो दोस्तों क्या है, ये कैश फ्लो रिप्रेजेंट करता है सोली फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। यानी सिर्फ और सिर्फ मेरे पास में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की रिकवरी हो रही है तो उस चीज को हम कहते हैं SPPI टेस्ट, ठीक है ना। तो ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो का कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट है, इस चीज को हम SPPI टेस्ट के नाम से भी जानेंगे, ठीक है ना। तो ये जो SPPI है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो देखते हैं कि इस SPPI के अंदर और क्या क्या चीजें कवर होती है, ठीक है ना। सो to do so an entity is required to determine whether the assets contractual cash flows are solely for the purpose of payment of principal and interest on the principal amount outstanding
फॉर द करेंसी इन विच द फाइनेंशियल एसेट इज डिनोमिनेटेड, फॉर द करेंसी इन विच द फाइनेंशियल एसेट इज डिनोमिनेटेड, यानी उसी करेंसी के अंदर जिस करेंसी के अंदर आपका जो फाइनेंशियल एसेट्स है वो डिनोमिनेटेड है ना, करेंसी सेम होनी चाहिए। अब कह रहा है द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैश फ्लो टू टेस्ट इफ दे आर सोनली फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। आपके कैश फ्लो एसपीपीआई नेचर के हैं कि नहीं, है ना, मींस कि आपके जो कैश फ्लो हैं, कैश फ्लो जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किस चीज को, एसपीपीआई, दैट मीन्स पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। तो कहता है कि भाई पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में क्या क्या चीजें शामिल होगी। अब इसमें सबसे पहले इसने बता दिया कि भाई व्हाट इज इंक्लूसिव इन द प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल में क्या क्या शामिल होता है। तो कह रहा है देखो प्रिंसिपल इज द फेयर वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स एट इनिशियल रिकॉग्निशन। जब इनिशियल रिकॉग्नाइज करते हो, इनिशियली आप किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को रिकॉग्नाइज करते हो, तो जो हमारा ट्रांजैक्शन अमाउंट है जनरली वही फेयर वैल्यू होता है। जैसे आपने लोन दिया, क्योंकि हम लोग अभी फाइनेंशियल एसेट्स की बातें कर रहे हैं, लेटर ऑन अपन फाइनेंशियल लायबिलिटीज की भी बातें करेंगे, ठीक है। तो फाइनेंशियल एसेट्स में आपने लोन दिया, तो जब आप लोन देंगे तो लोन देने से क्या होगा, जो आपने अमाउंट दिया है वही तो उसकी क्या है, वही तो उसकी फेयर वैल्यू है। जैसे मान लो आपने 10,000 का लोन दिया, तो 10,000 का ट्रांजैक्शन हो गया, ट्रांजैक्शन वैल्यू 10,000, फेयर वैल्यू 10,000, लोन के देने का अमाउंट 10,000। हम ऐसी भी सिचुएशन में आएंगे जहां पे आपने ट्रांजैक्शन अदर देन फेयर वैल्यू किया है, उस चीजों को अपन सेपरेटली डील करेंगे। लेकिन यहां पे ये कह रहा है कि भाई प्रिंसिपल का मतलब है फेयर वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स एट द इनिशियल रिकॉग्निशन। फिर कह रहा है हाउएवर दैट प्रिंसिपल अमाउंट में चेंज ओवर द लाइफ ऑफ द फाइनेंशियल एसेट, प्रिंसिपल अमाउंट ओवर द लाइफ में चेंज हो सकता है बिकॉज देयर आर सम रीपेमेंट्स ऑल्सो। तो अगर आपने 1,00,000 रुपए का लोन दिया और 10-10 हजार करके उसकी रिकवरी हो रही है बार बार, ठीक है ना, तो हर साल इसका प्रिंसिपल अमाउंट चेंज होगा। हर साल इसका प्रिंसिपल, पहले साल 90,000, दूसरे साल 80,000, फिर 70,000, ऐसे करके इसके प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो चेंज होते जाएंगे, है ना। तो कहने का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब क्या है कि जिस समय आपने ट्रांजेक्शन किया था वही ट्रांजेक्शन आपका क्या होता है, वही ट्रांजेक्शन का अमाउंट आपका क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट होता है। तो प्रिंसिपल अमाउंट में ज्यादा कोई लंबा चौड़ा डिस्कशन नहीं है। लेकिन अगर अपन बात करें कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट एलिमेंट की, कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट एलिमेंट की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो इंटरेस्ट, हम सिर्फ इंटरेस्ट को जानते हैं ना कि भाई 10% इंटरेस्ट, 12% इंटरेस्ट, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं। लेकिन अब इंड एएस का क्या कहना है कि इंटरेस्ट में देखिए क्या क्या चीजें शामिल होती है। ये कह रहा है कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज दैट आर सोली पेमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग आर कंसिस्टेंट विद अ बेसिक लेंडिंग अग्रीमेंट। एक तो ये कंसिस्टेंट होने चाहिए किसके साथ, एक बेसिक लेंडिंग अग्रीमेंट में, ठीक है ना। कि ये जो इंटरेस्ट का जो पेमेंट आ रहा है ये किसी बेसिक लेंडिंग अग्रीमेंट, बेसिक लेंडिंग अग्रीमेंट का मतलब जो नॉर्मल साधारण तरह अपन किसी भी पार्टी से लोन लेते हैं या देते हैं, तो जो एक लेंडिंग अग्रीमेंट में हम लोग इंटरेस्ट जो चार्ज करते हैं वो इंटरेस्ट बेसिकली होता क्या है, राइट। तो वो इंटरेस्ट देखिए क्या क्या चीजें इस इंटरेस्ट में शामिल हो सकती है। ये कह रहा है सर्वप्रथम कि एन ओरिजिनेटेड और अ परचेज्ड फाइनेंशियल एसेट्स कैन बी अ बेसिक लेंडिंग अरेंजमेंट irrespective of whether it is a loan in its legal form। अब यहां पर दो बात आपको बताई गई है, एक तो ये है वर्ड ओरिजिनेटेड, ठीक है, और दूसरा वर्ड है यहां पे परचेज्ड फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है ना। सर ओरिजिनेटेड वर्सेस परचेज्ड फाइनेंशियल एसेट में क्या डिफरेंस होता है, ओरिजिनेटेड वर्सेस परचेज्ड फाइनेंशियल एसेट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए दोस्तों पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि ओरिजिनेटेड फाइनेंशियल एसेट्स और परचेज्ड फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है ना। ओरिजिनेटेड का मतलब सपोज कीजिए कि अगर आपकी कंपनी है, राइट, तो मान लीजिए आपकी कंपनी ने लोन जो है वो दिया है, आपकी कंपनी ने ये लोन दिया है, समझ रहे हो, आपकी कंपनी ने ये जो लोन है
वो सैंक्शन किया है, ठीक है ना। तो इस चीज को कहते हैं अपन ओरिजिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, क्योंकि आपकी कंपनी ने ये लोन दिया है ना। अब आपकी कंपनी का नाम है मान लीजिए मेसर्स ABC, वेयर एज दूसरी कंपनी का एग्जांपल मैं यहां पे लेता हूं जो कि है मान लो मेसर्स DEF, है ना। तो ये जो दूसरी कंपनी है मेसर्स DEF, इस कंपनी ने ये आपका जो लोन है ये लोन परचेज कर लिया। ये वाला लोन जो है आपसे परचेज कर लिया, यानी जो लोन आपने एडवांस में दिया था ये वाला लोन इस कंपनी ने परचेज कर लिया। तो अभी पता है जो रीपेमेंट किया जाएगा, इस लोन का जो रीपेमेंट होगा, अब वो मेसर्स DEF के पास में आने लग जाएगा। भाई पहले वो किसके पास में आ रहा था? पहले वो किसके पास में आ रहा था? वो आ रहा था मेसर्स ABC कंपनी के पास में। पहले वो आ रहा था मेसर्स ABC कंपनी के पास में, क्योंकि ABC कंपनी ने ये लोन जो है दिया था। अब ये लोन ABC कंपनी किसी थर्ड पार्टी को बेच देता है, तो ऐसे फाइनेंशियल एसेट्स को हम क्या कहते हैं? परचेज्ड फाइनेंशियल एसेट्स। आगे बात समझ में, ठीक है ना। ये आपके ओरिजिनेटेड फाइनेंशियल एसेट्स हो गए, वो आपके परचेज्ड फाइनेंशियल एसेट्स हो गए। तो ये होता है डिफरेंस दोनों के बीच में कि व्हाट इज ओरिजिनेटेड फाइनेंशियल एसेट्स और व्हाट इज परचेज्ड फाइनेंशियल एसेट्स। अब यहां पर ये कह रहा है कि भले ही चाहे आपके ओरिजिनेटेड हो या आपके परचेज फाइनेंशियल एसेट्स हो, कैन बी ए बेसिक लैंडिंग अरेंजमेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज अ लोन इन इट्स लीगल फॉर्म। ये दोनों ही आपके बेसिक लैंडिंग अरेंजमेंट का पार्ट हो सकते हैं, भले ही चाहे ये एक लोन हो इन इट्स लीगल फॉर्म। अब भाई आपने ये लोन आपने दिया है या परचेज करके आपके पास में ये आया है, दैट मीन्स ओरिजिनेटेड है या ये परचेज फाइनेंशियल एसेट्स है, इस बात से कोई अंतर नहीं होता, है ना। ये एक बेसिक लैंडिंग अरेंजमेंट का ही उदाहरण माना जाएगा। अब कहता है कि अगर एक बेसिक लैंडिंग अरेंजमेंट होता है ना हमारे पास, तो उसका जो कंसिडरेशन है वो होता है फॉर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड द क्रेडिट रिस्क। भाई अपन किसी को भी पैसा उधार देते हैं, है ना, तो हमारा उसमें क्या कंसिडरेशन होता है? एक तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और एक होता है क्रेडिट रिस्क। इन दोनों चीज को कंपनसेट कराने के लिए हम चार्ज करते हैं इंटरेस्ट। इन दोनों चीज को हम लोग कंपनसेट कराने के लिए इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। यानी हमारा जो इंटरेस्ट का जो चार्जेबिलिटी रहता है लोन के अंदर, वो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट हम चार्ज करते हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग कि मनी में जो क्रेडिट रिस्क है और मनी की जो टाइम वैल्यू है, क्योंकि हम अगर आपको लोन दे रहे हैं तो आप हमको 3 साल बाद 5 साल बाद में जब वापस लौटाओगे एज पर द टेन्योर अग्रीड बिटवीन अस, राइट। तो उस कंडीशन के अंदर ये जो मैं इंटरेस्ट चार्ज करता हूं वो रिप्रेजेंट करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को और क्रेडिट रिस्क को, ठीक है। तो इंटरेस्ट आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी और क्रेडिट रिस्क को रिप्रेजेंट करता है। पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, फिर दूसरी बात है इसके अंदर, however in such an arrangement interest can also include। अब इंटरेस्ट में क्या क्या चीजें शामिल और हो सकती है? ये कह रहा है कंसिडरेशन फॉर अदर बेसिक लेंडिंग रिस्क, फॉर एग्जांपल लिक्विडिटी रिस्क। अगर कोई लिक्विडिटी रिस्क है तो उस रिस्क के रिगार्डिंग मैं आपसे और कंसिडरेशन चार्ज करूंगा। दैट मीन्स मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो जाएगा। अगर आपकी लिक्विडिटी रिस्क ज्यादा है, अगर आपकी क्रेडिट रिस्क ज्यादा है। देखिए लिक्विडिटी रिस्क और क्रेडिट रिस्क होता क्या है? क्रेडिट रिस्क का मतलब बैड डेट्स वाली रिस्क, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं किसी भी कंपनी को लोन दे रहा हूं, तो उस कंडीशन के अंदर क्रेडिट रिस्क है और जो बैड डेट रिस्क है उस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे, उसकी लिक्विडिटी रिस्क को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब भी हम किसी कंपनी को लोन देते हैं, है ना, किसी भी क्लाइंट को, किसी भी एंटरप्राइज को लोन देते हैं, तो हम उसके ये सारे के सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर हो गए? टाइम वैल्यू हो गया, है ना, क्रेडिट रिस्क हो गया, लिक्विडिटी रिस्क हो गया। अब इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि जैसे ये और भी बहुत सारे पॉइंट है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा है कि कुछ कॉस्ट है ना। तो जैसे अपन ने लोन दिया तो अब लोन को एडमिनिस्ट्रेट करने की कुछ कॉस्ट लगती है, लोन को ऑपरेट करने की कुछ कॉस्ट लगती है, लोन को सर्विस करने की कुछ कॉस्ट लगती है। जैसे कि हम
लोन देते हैं किसी क्लाइंट को, बड़े क्लाइंट को मान लो लोन दिया है ना, तो जैसे मान लो किसी बैंक ने किसी क्लाइंट को लोन दिया है, तो अब बैंक क्या करता है, बार बार उस क्लाइंट को संभालते रहता है कि भाई उसके प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है, वो कितना पैसा कमा रहा है, उसके रिजल्ट्स क्या हो रहे हैं, उसके कैश फ्लो के ऊपर क्या इंपैक्ट है ना। तो क्लाइंट को बार बार संभालते रहना, उसकी साइट विजिट करना, तो देयर आर लॉट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट्स आर इन्वॉल्व्ड है ना। तो जब मैं इंटरेस्ट रेट डिजाइन करूंगा, जब मैं इंटरेस्ट रेट जो है वो डिजाइन करूंगा, तो ये जो कॉस्ट है, इन कॉस्ट को भी तो मैं ध्यान में रखूंगा ना, है ना। ये जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, इनको भी मैं ध्यान में रखूंगा। फिर प्रॉफिट मार्जिन, अरे भाई केवल मैं लोन इसलिए दे रहा हूं क्या कि मैं सिर्फ मेरे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कॉम्पनसेट कर सकूं, लोन देने के पीछे मेरा प्रॉफिट भी तो होना चाहिए ना, है ना। तो जैसे बैंक है, अब बैंक लोन दे रहा है, तो लोन सिर्फ वो इसलिए दे रहा है क्या कि केवल आपको उसकी मदद करनी है, हाँ, तो ऐसा नहीं है। बैंक लोन दे रहा है तो बैंक लोन देने के ऊपर प्रॉफिट कमाएगा, क्योंकि उसका तो वही ऑपरेटिंग बिजनेस है। अब वैसे ही मान लो कोई भी जो एंटरप्राइज है जो लोन सैंक्शन कर रहा है, लोन एडवांस दे रहा है, तो ऐसे लोग इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं ताकि उनकी इंटरेस्ट रेट अकॉर्डिंगली डिजाइन करी जाए। तो ये इंड एएस का क्या कहना है कि ये जितनी भी चीजें हैं, है ना, these all things are representation of the interest, है ना। ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपके इंटरेस्ट का ही रिप्रेजेंटेशन है। अब जहां पे यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कह रहा है इन एक्सट्रीम इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस इंटरेस्ट कैन बी नेगेटिव। अब ये कह रहा है यहाँ पे कि आपका जो इंटरेस्ट है वो नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। अब ये बहुत ही कुछ कम परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां पे इंटरेस्ट आपका नेगेटिव हो जाए। अब इंटरेस्ट नेगेटिव कैसे, मान लो जो आपके पास में, जैसे पहले इसका अपन एग्जांपल रीड कर लेते हैं। ये देखो ये क्या कह रहा है कि इफ फॉर एग्जांपल द होल्डर ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स ईदर एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली pays for the deposits of its money for a particular period of time and that fee exceeds the consideration that the holder receives for the time value of money, credit risk and other basic lending risks and cost। तो यहां पे आपने अगर कोई डिपॉजिट कराया है, लेट्स से कि आप है मिस्टर होल्डर और आपने मिस्टर रिसीवर के यहां पे कुछ डिपॉजिट करा दिया, है ना। मिस्टर होल्डर ने मिस्टर रिसीवर के यहां पे कुछ अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करा रखा है, फाइनेंशियल एसेट है उसका, ठीक है ना। अब इस डिपॉजिट के ऊपर, ये डिपॉजिट जमा कराने के लिए आपसे कुछ सर्विस फीस चार्जेस वगैरह लिए जा रहे हैं। इसकी जो कॉस्ट है या फिर इसकी जो फीस है, ठीक है ना, नोमेनक्लेचर कुछ भी हो सकता है, आपका मान लो खर्चा आ गया इसके ऊपर लेट्स से 2000 रुपीज का, ठीक है ना। और बदले में जब आपको इनसे मिस्टर रिसीवर से इंटरेस्ट मिला है, ठीक है, बदले में जब आपको मिस्टर रिसीवर से जो इंटरेस्ट मिला है, वो इंटरेस्ट जो है मान लीजिए 1800 रुपए ही है, इंटरेस्ट 1800 रुपए ही है। तो अब यहां पे नेट नेट देखा जाए तो यहां पे हमारा जो नेगेटिव इनफ्लो हुआ है एक प्रकार से, 200 रुपए हम नुकसान में ही रह गए, क्योंकि हमारा जो कॉस्ट है वो तो आ गया 2000 रुपए और इंटरेस्ट का इनफ्लो कितना हुआ, 1800 रुपए का ही हुआ। अच्छा सर, डिपॉजिट कराने के ऊपर भी कॉस्ट लगती है क्या? बिल्कुल लगती है। बहुत सारे ऐसे चीजें होती है, अगर आप बैंक में भी बहुत ऐसी फैसिलिटीज है कि डिपॉजिट कराने के ऊपर भी आपके चार्जेस होते हैं। और आप देख रहे हो ना, अभी तो इकोनॉमी बदल रही है, आपको धीरे धीरे बैंक डिपॉजिट पे भी चार्ज देना पड़ता है। तो ये एक एक्सट्रीम रेयर सिचुएशन हो चुकी है जहां पे कॉस्ट फीस को भी आपका इंटरेस्ट ऑफसेट नहीं कर पाया, कुछ अर्ली मैच्योरिटी हो गई होगी या कुछ भी हो गया होगा, XYZ रीजन रहा होगा। तो ये जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल को ही हम कहते हैं नेगेटिव इंटरेस्ट, ठीक है ना। यही आपका नेगेटिव इंटरेस्ट है, ठीक है ना। यही आपका क्या है सर, नेगेटिव इंटरेस्ट। आगे बात समझ में। नाउ next point, however contractual terms that introduce exposure to risks or volatility in the contractual cash flow, भाई आपकी अब कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स ऐसी हैं जो कुछ इस प्रकार के क्लॉज कॉन्ट्रैक्ट में इंसर्ट कर रही है जिससे कि आप रिस्क और वोलेटिलिटी जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो में देख पाएंगे, दैट इज अनरिलेटेड टू अ बेसिक लैंडिंग अरेंजमेंट, ठीक है ना। अब यहाँ पे सिंस इसने पैराग्राफ की स्टार्टिंग ही हाउएवर से करी है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ एक्सेप्शन के बारे में बताना चाह रहा होगा अपने को ये। तो कह रहा है सच एज एक्सपोजर टू चेंजेस इन इक्विटी,
prices or commodity prices do not give rise to the contractual cash flow that are solely payment of principal and interest. अब यहां पे देखो, इस चीज को मैं क्लियर करने के लिए, इस पर्टिकुलर चीज को मैं क्लियर करने के लिए आपको एक इलस्ट्रेशन ही करा देता हूं लगे हाथों, ताकि आप इस चीज को बेहतर रूप से समझ जाएं यहीं पे। ठीक है, ये देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखिएगा आप सब लोग। इलस्ट्रेशन नंबर 7 ये कहता है, देखो, इंस्ट्रूमेंट ए इज अ बॉन्ड विद अ स्टेटेड मैच्योरिटी डेट, उसका एक फिक्स मैच्योरिटी डेट है। पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग आर लिंक्ड टू एन इन्फ्लेशन इंडेक्स। अब यहां पे कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो के बारे में अगर मैं पूछूं आपसे कि कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो क्या है, तो आप यही कहोगे, सर ये आपके पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ही हैं, सोली फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ही हैं। लेकिन आपने क्या किया पता है, ये जो पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है ना, इसे लिंक कर दिया, इसे आपने लिंक कर दिया किसके साथ में, इन्फ्लेशन इंडेक्स के साथ में लिंक कर दिया। किसके साथ में लिंक कर दिया है, इन्फ्लेशन इंडेक्स। अब देखो सर, सबको महंगाई की तो चिंता होती है ना, महंगाई अगर बढ़ेगी तो हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाना चाहिए। तो बेसिकली ये कह रहा है कि हमारा जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का जो हमको रीपेमेंट मिलने वाला है वो एक इन्फ्लेशन इंडेक्स के साथ में लिंक किया गया है। यदि इन्फ्लेशन इंडेक्स अगर बढ़ गया तो हमारा फिर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रीपेमेंट जो है इन्फ्लेशन एडजस्ट होकर हमको वापस मिलेगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज यहां पे आपका अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो को कलेक्ट करना है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट एलिमेंट को ही कलेक्ट करना है। इन्फ्लेशन जो है वो आपकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को अगेन कॉम्पनसेट ही कर रहा है, तो यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि अगर आपने इसे लिंक कर दिया, मान लीजिए इक्विटी इंडेक्स के साथ में, ठीक है ना, इसे आपने कहां लिंक कर दिया, मान लीजिए आपने इसे लिंक कर दिया है इक्विटी इंडेक्स के साथ। भाई स्टॉक मार्केट में जो आपका मूवमेंट होगा उसके साथ में आपने इसको लिंक कर दिया, तो बताइए क्या ये सोनली फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट होगा या ये कुछ अलग हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये स्टैंडर्ड यही कह रहा है कि अगर आप ऐसा काम कर रहे हो ना, तो आपका तो दिमाग स्पेक्युलेटिव है। अगर इक्विटी इंडेक्स के साथ में आपने इसे लिंक किया है, क्योंकि दोस्तों शेयर मार्केट तो डेली बढ़ता घटता रहता है, तो ये कोई इन्फ्लेशन थोड़ी ना है, तो यहां पे फिर आपके जो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो जो है, वो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो जो होंगे वो आपके एसपीपीआई टेस्ट को नहीं मीट करेंगे, फिर आपके वो एसपीपीआई टेस्ट को नहीं मीट करेंगे। ये आपको बात समझ में आएगी नहीं आई दोस्तों, बताओ। यानी कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो जो है वो हमारा सोली फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग होगा यदि या तो वो हमको ऐसे ही मिल रहा है या फिर वो इन्फ्लेशन एडजस्ट होके मिल रहा है। लेकिन यदि वो इक्विटी मार्केट के साथ में इंडेक्स्ड है तो फिर बाद में वो एसपीपीआई टेस्ट को पास नहीं करेगा, है ना। तो ये वही कह रहा है, ऑफ द करेंसी इन विच the instrument is issued, the inflation link is not leveraged and the principal is protected. Okay, evaluate the contractual cash flow characteristics test. अब यहां पे कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो, अब देखो यहां पे आपका बिजनेस मॉडल है इस चीज को होल्ड करना, यहां पे आपका बिजनेस मॉडल क्या है, इस चीज को होल्ड करना। अब बिजनेस मॉडल होल्ड करना है, अगर मैं अकाउंटिंग का जो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का मेथड सिर्फ बिजनेस मॉडल देख के लगा देता ना, तो बताऊं क्या होता है, यहां पे बहुत दिक्कत हो जाती। दिक्कत इसलिए हो जाती क्योंकि इस चीज का जो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो है मैं होल्ड करके कलेक्ट तो कर रहा हूं, लेकिन स्पेक्युलेटिव तरीका हो गया उसको भी कलेक्ट करने का, क्योंकि इक्विटी मार्केट के साथ में मैंने उसको इंडेक्स करा दिया है, उसको लिंक करा दिया है, सॉरी। तो जब मैंने उसको इक्विटी मार्केट के इंडेक्सेशन के साथ में लिंक करा दिया पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को, तब तो मुझे वेरिएबिलिटी मिलेगी ना कैश फ्लो के अंदर, है ना। तो यहां पे देखिए ये यही कह रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को, कि the contractual cash flow are solely for the payment of principal and interest on the principal amount outstanding, linking payment of principal and interest on the principal amount outstanding to an unleveraged inflation index
रीसेट्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी टू अ करंट लेवल, यानी ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को मोर एक्यूरेट कर देगी। इनफैक्ट ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को मोर एक्यूरेट कर देगा अगर आप इसको इन्फ्लेशन के साथ में लिंक कर रहे हो तो, है ना, इन्फ्लेशन इंडेक्स के साथ में लिंक कर रहे हो तो। सर इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या होता है? देखिए जैसे आपका स्टॉक मार्केट का इंडेक्स होता है ना कि आज इतना पॉइंट हो गया, आज उतना पॉइंट हो गया, वैसे इन्फ्लेशन का भी हर साल क्या होता है कि जब ग्रोथ होती है, इन्फ्लेशन में इंक्रीमेंट आता है, तो फिर बाद में इन्फ्लेशन के भी इंडेक्स होते हैं। जैसे अपने लोग इनकम टैक्स के अंदर भी जब कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं तो इन्फ्लेशन इंडेक्स लगाते हैं ना, चीजों को इंडेक्स करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे अकाउंट्स में भी आप अपने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट को जब इन्फ्लेशन इंडेक्स के साथ में लिंक कर देते हो तो कैश फ्लो आपके चेंज होकर आपको मिलेंगे, है ना। तो फिर कह रहा है लिंकिंग पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग टू एन अनलेवरेज्ड इन्फ्लेशन इंडेक्स रीसेट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी टू अ करंट लेवल। इन अदर वर्ड्स द इंटरेस्ट रेट ऑन द इंस्ट्रूमेंट रिफ्लेक्ट्स रियल इंटरेस्ट, है ना। फिर ये आपका रियल इंटरेस्ट होगा। Thus the interest amounts are consideration for the time value of money on the principal amount outstanding. इनफैक्ट जब आप इस चीज को इंडेक्स्ड, मतलब आपका जो इन्फ्लेशन इंडेक्स है उसके साथ में जब आप इसको लिंक कर देते हो तो आपका मोर एक्यूरेट इंटरेस्ट निकल कर आता है, ठीक है ना। हाउएवर इफ द इंटरेस्ट पेमेंट्स, है ना, अब यहाँ पे देखिए हाउएवर इसने लिख दिया है, दैट मीन्स कि अगर आपके इंटरेस्ट पेमेंट यदि इंडेक्स्ड किए गए हैं टू अनदर वेरिएबल, किसी दूसरे वेरिएबल के साथ में, सच एज द डेटर्स परफॉर्मेंस या फिर इक्विटी इंडेक्स, तो आपके जो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो हैं दैट आर नॉट पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग unless the indexing to the debtor's performance results in an adjustment that only compensates the holder for changes in the credit risk of the instrument, है ना। Until unless इसके अंदर ये जो आपने डेटर के परफॉर्मेंस के साथ में उसको इंडेक्स किया है वो सिर्फ और सिर्फ डेटर्स की क्रेडिट रिस्क को कंपनसेट करता है। देखिए क्रेडिट रिस्क का मतलब बैड डेट्स रिस्क होती है, तो बैड डेट्स रिस्क के लिए तो मैंने आपको बताया था ना कि हम लोग अपनी इंटरेस्ट रेट को क्या करते हैं, अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर देते हैं, राइट। उसमें कोई वेरिएबिलिटी नहीं है। अगर डेटर की क्रेडिट रिस्क ज्यादा बढ़ गई है तो ऑब्वियसली बात है उससे इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज किया जाएगा, है कि नहीं। सच दैट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज आर सोनली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, उस कंडीशन में वो एसपीपीआई टेस्ट पास कर जाएंगे। दैट इज बिकॉज द कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो रिफ्लेक्ट अ रिटर्न that is inconsistent with the basic lending arrangement. So friends, यहाँ पे आपको ये बात अब जो है समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से हम अपने कैश फ्लो को अगर इक्विटी इंडेक्स के साथ में लिंक करते हैं तो वो अपने कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो को वेरिएबल बना देता है, वो फिक्स्ड नहीं रहते, है ना। और उसके अंदर कहीं भी किसी भी प्रकार से वो इंटरेस्ट कंपोनेंट को रिप्रेजेंट नहीं करते, टाइम वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। उसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, आपके कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो के कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट से बाहर हो जाते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पे आपको बस मतलब आप जो कैश फ्लो को मैनिपुलेट कर रहे हो, है ना, लिंकिंग योर कैश फ्लो विद इक्विटी इंडेक्स, तो यहाँ पे वोलेटिलिटी है ना। और यहाँ पे कभी भी ये चीज जो है सोनली फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट नहीं कही जा सकती। अनदर पॉइंट है इसका, ये देख लेते हैं अपने लोग। इसमें कह रहा है लिवरेज इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सम ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स दैट इंक्रीजेस द वेरिएबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो। यानी आपकी जो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो है ना उसकी वेरिएबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है ना। मतलब जरूरी नहीं कि वो ऊपर के साइड में आए, आपको नीचे की साइड में भी मिल सकते हैं, फायदा नफा नुकसान कुछ भी हो सकता है, बट कैश फ्लो आपके डेविएट हो चुके हैं, है ना, वेरी कर चुके हैं। सो इन दैट केस that increases the variability of the contractual cash flow with the result that they do not have the economic characteristics of the interest। उसके अंदर अब फिर वो इंटरेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। अगर आपकी इंटरेस्ट रेट इक्विटी इंडेक्स के साथ में बदल रही है या फिर आपके पास में ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है जिससे आपके उसके कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो जो है वो चेंज हो रहे हैं, तो वो कहीं से भी उसके अंदर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, मतलब वो इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, है ना। सो स्टैंड अलोन ऑप्शन फॉरवर्ड एंड स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्जांपल ऑफ द फाइनेंशियल एसेट दैट इंक्लूड सच लिवरेज। ये कुछ इसके एग्जांपल है जिसके अंदर अपन जो कैश फ्लो को है वो चेंज करवा देते हैं। सो thus such contracts cannot be said to have contractual cash flows that are only payment of principal and interest and hence cannot be subsequently measured at amortized cost। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है कैन नॉट बी सब्सिक्वेंटली मेजर्ड, इस लाइन को एक बार आप छोड़ दीजिए।
यहाँ पे ये लाइन हमने अभी तक ये जो अकाउंटिंग के मेजरमेंट जो मेथड है ना उसके बारे में यहाँ पे बता रखा है। तो अभी तो हमने मेजरमेंट मेथड के बारे में जाना ही नहीं है कुछ, है ना। तो चलिए हम लोग इसके ऊपर कोशिश करेंगे कि इस सेशन के माध्यम से ये पर्टिकुलर एरिया जो है हम एक बार फटाफट से वाइंड अप कर देंगे। फिर बाद में नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है मेजरमेंट मेथड के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे 12.68 पे एग्जांपल दिया गया है कि फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स दैट रिजल्ट इन कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज दैट आर सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग, ठीक है ना। तो ये कुछ एग्जांपल है। यहाँ पे पहला एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे कि जरूरी नहीं सर कि हमारा फिक्स्ड रेट वाला लोन ही हो, फिक्स्ड रेट वाले एडवांसेस ही हो, है ना। तो यहाँ पे ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि आपका जो लोन है, इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी that financial asset carries fixed rate of interest, fixed rate of interest। तो सर अभी तो हमारी जब इंटरेस्ट रेट बदली है उसमें तो आपने कह दिया कि भाई वो तो चीज एसपीपीआई नहीं है, solely for the purpose of payment of principal और इंटरेस्ट नहीं है on the principal amount outstanding। तो फिर बाद में आप यहां पे कह रहे हो कि जरूरी नहीं कि सर हमारा यहां पे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट ही हो, वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है। तो जैसे कि अभी अपन ने एग्जांपल किया, वहां पे अगर हमारे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को हमने इन्फ्लेशन इंडेक्स के साथ में एडजस्ट करा दिया तो हमारा वेरिएशन तो आ ही गया ना कैश फ्लो के अंदर। तो जहां पे इंटरेस्ट रेट बदल रही है और वो इंटरेस्ट रेट टाइम वैल्यू ऑफ मनी को रिप्रेजेंट कर रही है, किसको बेटर रिप्रेजेंटेशन कर रही है, वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। तो फिर बाद में यहां पर इस स्टैंडर्ड ने 109 जो है आपका स्टैंडर्ड, इसने आपको कहीं पे भी मना नहीं किया है कि भाई फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट वाली सिक्योरिटीज ही आपकी एसपीपीआई टेस्ट पास करेगी, वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट वाली सिक्योरिटीज या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपके एसपीपीआई टेस्ट पास नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा गया। तो यही पॉइंट नंबर ए के एग्जाम्पल में बताया गया है, ठीक है ना। यही एक्सप्लेनेशन इस पॉइंट नंबर ए के एग्जाम्पल में बताई गई है। फिर बाद में आपको बताता हूं जो पॉइंट नंबर बी है, इस पॉइंट नंबर बी में एक बात बताई गई है कि कुछ ऑप्शंस होते हैं, है ना, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होल्डर्स और इश्यूअर के पास में कुछ ऑप्शंस होते हैं, उसको कहते हैं अपन प्री पेमेंट के ऑप्शंस, है ना, प्री पेमेंट के ऑप्शन या अर्ली रीपेमेंट का ऑप्शन, अर्ली रीपेमेंट का ऑप्शन कह दीजिए आप इसको, या प्री पेमेंट का ऑप्शन कह दीजिए, ठीक है ना। तो ये जो अर्ली रीपेमेंट और प्री पेमेंट के जो ऑप्शन होते हैं ना, इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो इश्यूअर जो होता है सिक्योरिटीज का, उसके पास में होता है राइट टू कॉल, है ना, राइट टू कॉल, जहां पे वो कॉल कर सकता है अपने डेट इंस्ट्रूमेंट को या सिक्योरिटीज को, किसी चीज को भी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को, कि वो कॉल कर सकता है, आपको पैसा वापस लौटा दिया जाएगा और आपसे अपने जो सिक्योरिटीज है वो वापस ले ली जाएगी। और अगर यदि आप होल्डर हो तो आपके पास में राइट टू पुट होता है कि आप अपना इंस्ट्रूमेंट कंपनी के पास में जमा करा दें और उसका पैसा ले लें। तो इसको कहते हैं अपन कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन ऑन दी सिक्योरिटीज। तो अगर ऐसा कुछ रहता है तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर क्या हमारा जो बिजनेस मॉडल में जो एसपीपीआई टेस्ट हम लोग कर रहे हैं क्या वो मीट होगा क्या? तो ये देखिए यहां पे हम लोग पढ़ लेते हैं, ये कह रहा है देखिए कि कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म दैट परमिट्स द इश्यूअर दैट इज डेटर to prepay a debt instrument or permits the holder that is creditor to put a debt instrument back to the issuer before maturity, and the prepayment amount substantially represents unpaid amount of principal and interest on the principal amount outstanding, right? तो जो प्रीपेमेंट अमाउंट आप कर रहे हैं, यहां पे आप जो प्रीपेमेंट कर रहे हैं, ये प्रीपेमेंट का जो अमाउंट है substantially represents unpaid amounts of principal and interest on the principal amount outstanding। सर इसका मतलब क्या होगा substantially representation का मतलब कि जब अपन प्री पे करेंगे, जैसे मान लो 1 लाख का लोन है, मैंने 2 इंस्टॉलमेंट पे कर दी, दैट इज 10,000 एंड 10,000 की, तो 20 का पेमेंट हो गया। मान लो मेरे पास में 80 का बैलेंस आ रहा है, अब 80 का बैलेंस मैं क्या कर रहा हूं, प्री पे कर रहा हूं। तो कैसे प्री पेमेंट होगा,
80,000 रुपए तो प्रिंसिपल जो बाकी है वो, प्लस इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट देना है वो, और प्लस प्रीपेमेंट चार्जेस लगाए जाते हैं बैंक के द्वारा। जब आप भी बैंक पे कभी लोन लिए हो या फिर आपने कभी ऐसा ट्रांजेक्शन देखा हो कभी रियल लाइफ में कि जब अपन ईएमआई को या लोन के ट्रांजेक्शन को जब प्री क्लोज कराते हैं तो प्रीपेमेंट के चार्जेस लगते हैं। तो ये कह रहा है कि ये जो आप वापस अमाउंट जब लौटाओगे ना प्रीपेमेंट का, तो वो सब्सटैंशियली आपके आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करना चाहिए, है ना। तो ऑलमोस्ट वो 80,000 प्लस उस इंटरेस्ट के आसपास में होना चाहिए, प्रोवाइडेड कि उसके ऊपर जो प्रीपेमेंट चार्जेस लगेंगे वो उतने चार्जेस एक्सेप्टेबल हैं। ये देखिए कहता है कि विच में इंक्लूड अ रीजनेबल एडिशनल कंपनसेशन फॉर द अर्ली टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब ये रीजनेबल कंपनसेशन जो है ना ये एक्सेप्टेबल है। क्या रीजनेबल कंपनसेशन जो है ये एक्सेप्टेबल है? सर व्हाट डज इट मीन रीजनेबल कंपनसेशन? कहने का मतलब वो जेन्युइनली कंपनसेशन ही होना चाहिए, है ना। कुछ वो वहां पे ऐसे कुछ वोलैटिलिटी करने वाले कुछ मतलब आप कुछ एडजस्टमेंट ना कर दो भाई। कहने का मतलब प्रीपेमेंट चार्जेस जो बैंक का पॉलिसी है और जिस प्रकार से वो प्रीपेमेंट चार्जेस कलेक्ट किए जाते हैं कंसिडरिंग योर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो आप वो कलेक्ट कर रहे हो तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी आपके एसपीपीआई टेस्ट को कंप्लीट हुआ मान लिए जाएंगे। तो बेसिकली हमारे ये जो दो एग्जांपल है, दोनों एग्जांपल में एसपीपीआई टेस्ट जो है वो मीट हो जाता है। यहां पे दोनों एग्जांपल में एसपीपीआई टेस्ट जो है वो आपका मीट हो जाएगा। समझ गए आप सब लोग मेरी बात? ठीक है ना। अब यहां पे ये जो एक्सेप्शन दिया गया है ये रिगार्डिंग मेजरमेंट मेथड के है, तो मेजरमेंट मेथड में अपने लोग अभी आए नहीं है ना। तो एक बार अपने लोग ये एसपीपीआई का जो सिलसिला है वो पूरा खत्म कर लेते हैं, फिर ये मेजरमेंट मेथड को अपने लोग देख लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, सी वाला भी एक एग्जांपल है। सी वाले एग्जांपल में यहां पे एक्सटेंशन मिल जाएगा आपको। जैसे एक ऑप्शन था कि प्री पे कर दीजिए, अब दूसरा वाला ऑप्शन आ रहा है कि आप यहां पे एक्सटेंड कर दीजिए, है ना। जैसे कि मान लो आपने 10 साल का लोन लिया, बाद में 10 साल बाद में आप उस लोन को एक्सटेंड करवा रहे हो, तो एक्सटेंड करवाने के ऊपर आपके जो क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, फाइनेंशियल क्या कॉन्सिक्वेंसेज आने वाले हैं। जैसे कि देखिए एक सेकंड ना, देखिएगा यहां पे ये कह रहा है कि अ कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म दैट परमिट्स द इश्यूअर और द होल्डर टू एक्सटेंड द कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म ऑफ अ डेट इंस्ट्रूमेंट इफ दैट इज it should be termed as extension option and the terms of the extension options result in contractual cash flow, है ना। मतलब जब अपन एक्सटेंशन कराएंगे और एक्सटेंशन कराएंगे तो जो आपके कैश फ्लो होंगे, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो होंगे ड्यूरिंग द एक्सटेंशन पीरियड दैट आर सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग विच में इंक्लूड अ रीजनेबल एडिशनल कंपनसेशन। उसके अंदर आपका एक रीजनेबल एडिशनल कंपनसेशन फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आ सकता है। तो ये भी क्या एसपीपीआई टेस्ट मीट करेगा? सर ये भी एसपीपीआई टेस्ट जो है वो मीट करेगा, लेकिन अब इसके बारे में समझिए ये बेसिकली क्या कहना चाहता है। अर्ली पेमेंट या फिर एक्सटेंशन ऑप्शन, ये जो दो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, इन दोनों ऑप्शन को कॉन्ट्रैक्ट में एम्बेड करने से ऐसा नहीं है कि एसपीपीआई टेस्ट फेल हो जाएगा, है ना। आपको ये देखना है कि अर्ली पेमेंट कर दिया, तो अर्ली पेमेंट कर रहे हो तो आप पेमेंट किस चीज का कर रहे हो? अर्ली पेमेंट जब आप कर रहे हो तो पेमेंट किस चीज का कर रहे हो? क्या सब्सटैंशियली आपके आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट का कर रहे हो सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शनल चार्जेस, राइट? तब तो ठीक है। यहां पे अगर आपके पास में एक्सटेंशन का आपके पास में ऑप्शन आया है, तो अब आप एक्सटेंशन जो कर रहे हो, तो एक्सटेंशन करते समय क्या आप फिर से कलेक्ट करेंगे अपने कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो ही, तो फिर बाद में कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर बाद में कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जो एक्सटेंड करने वाला कॉन्ट्रैक्ट यदि आप इस प्रकार से कर रहे हो कि जहां पे आपके कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो जो है सोली आप प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग और इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अगर नहीं कलेक्ट कर रहे हो या नहीं पे कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आपका एसपीपीआई टेस्ट जो है वो मीट नहीं होगा, है ना। तो ये था एसपीपीआई टेस्ट के बारे में कुछ एक डिस्कशन अपना। अब अपने लोग फटाफट से इसके इलस्ट्रेशन देखते हैं। देखिए सर क्या कह रहा है, इलस्ट्रेशन नंबर 8। नाउ इलस्ट्रेशन 8 में कह रहा है कि इंस्ट्रूमेंट एफ इज अ बॉन्ड दैट इज कन्वर्टिबल इनटू अ फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द इश्यूअर, एनालाइज द नेचर ऑफ कैश फ्लो। चलो अब देखो यहां पे अपने को कैश फ्लो के बारे में बताना है
तो सीधी बात है, आपसे सिंपल सा एक ही क्वेश्चन होगा यहां पे, आपको सिर्फ यही बताना है कि क्या ये SPPI टेस्ट पास करेगा या फेल कर जाएगा। SPPI टेस्ट ये पास करेगा या फिर ये फेल कर जाएगा, है ना, ये आपको बताना है। तो देखो सर, हमारे पास में यहां पे इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, एक कन्वर्टिबल बॉन्ड है। सर कन्वर्टिबल बॉन्ड हो चाहे डिबेंचर्स हो, ये कन्वर्टिबल डिबेंचर्स ले लीजिए, चाहे आप बॉन्ड ले लीजिए, चाहे कोई भी प्रकार का डेट इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए जिसका रिडम्पशन जो है कन्वर्जन से होगा, है ना, जिसका रिडम्पशन जो है वो रिडम्पशन के समय हम पैसा ना देते हुए कैश देंगे, सॉरी पैसा ना देते हुए हम क्या देंगे, इक्विटी शेयर देंगे, ठीक है। तो यहां पे मान लीजिए हम शेयर दे रहे हैं कन्वर्जन के बेसिस पर, तो ये जो बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड में क्या आप प्रिंसिपल अमाउंट को कलेक्ट कर रहे हैं, क्या आपका कैश फ्लो सोनली फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है क्या? कभी नहीं, नेवर। इसमें आपका SPPI टेस्ट कभी भी पास हो ही नहीं सकता, ये हमेशा आपका क्या रहेगा सर, फेल ही रहेगा, ये पास कभी हो ही नहीं सकता। अब इसका रीजन क्या है, जहां पर आप देखेंगे ना कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट कभी भी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इश्यू किए ही नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर कन्वर्जन ऑप्शन आ गया। अब वो कन्वर्जन ऑप्शन की कुछ ना कुछ एम्बेडेड वैल्यू होती है, इसलिए इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट के अंदर कभी भी इंटेंशन SPPI का पास हो ही नहीं सकता है दोस्तों। रीजन उसका यही है कि द होल्डर वुड एनालाइज द कन्वर्टिबल बॉन्ड इन इट्स एंटायरिटी एंड द कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो आर नॉट द पेमेंट ऑफ P and I, that is principal and interest, because they reflect a return that is inconsistent with the basic lending arrangement। अगर आप साधारण तरीके से डेट इश्यू करते तो मान लो 10% इंटरेस्ट होता, लेकिन आपने कन्वर्टिबल ऑप्शन दिया है तो कन्वर्जन ऑप्शन के लिए आप उस पर 8% इंटरेस्ट देंगे, 2% का आप बचा लेंगे ब्याज, क्योंकि आपने ऑप्शन दे दिया। ऐसी बातें हमारी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के इनिशियल सेशन में भी हुई थी, कि जहां पे मैंने आपको बताया था कि भाई मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से फिर बाद में आपको कम पे इश्यू करना पड़ेगा, कम पे आपको जो सिक्योरिटीज है वो इश्यू करनी पड़ेगी, इन्वेस्टर को कम पे संतुष्टि करनी पड़ेगी, क्योंकि बाजार में 10% वाला डिबेंचर मिल रहा है जिसमें कोई कन्वर्जन ऑप्शन नहीं है, लेकिन बाजार में वही कन्वर्टिबल डिबेंचर्स मिल रहे हैं जिसमें कन्वर्जन ऑप्शन है, ताकि आपको कंपनी का मालिक बना दिया जाएगा, शेयर्स मिल जाएंगे बदले में, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 के बजाय 8 है। तो ऐसी चीजें कभी SPPI टेस्ट पास ही नहीं कर सकती, बिकॉज जो प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग है उसके ऊपर आपका कभी भी कैश फ्लो कॉन्ट्रैक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो टेस्ट है वो मीट नहीं करेगा, है ना। सो दैट इज द रिटर्न इज लिंक्ड टू द वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ द इशूअर, बिकॉज इक्विटी शेयर्स से इसका रिलेशन जो है वो एस्टैब्लिश हो जा रहा है, इसकी वजह से SPPI जो है यहां पे मीट नहीं करेगा। चलिए 9th इलस्ट्रेशन देखते हैं। 9th इलस्ट्रेशन में ये क्या कह रहा है कि इंस्ट्रूमेंट H is a perpetual instrument but the issuer may call the instrument at any point and pay the holder the par amount plus accrued interest due। वैसे तो ये परपेचुअल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन जो इश्यूअर है, इश्यू करने वाला, राइट, जो इश्यूअर है वो कॉल कर सकता है इंस्ट्रूमेंट को एट एनी पॉइंट एंड पे द होल्डर द पार अमाउंट प्लस अक्रूड इंटरेस्ट ड्यू। इसका मतलब जब भी वो कॉल करेगा, मेरे पास में कॉल ऑप्शन है मेरी सिक्योरिटीज के रिगार्डिंग, मैंने कोई सिक्योरिटी इश्यू कर रखी है जो परपेचुअल नेचर की है, जब भी मैं उसको मंगाऊंगा मैं उसका अमाउंट प्रिंसिपल का और उसका आज तक का ब्याज जो अक्रू किया है वो वापस लौटा दूंगा, ठीक है। फिर कह रहा है इंस्ट्रूमेंट H पेज अ मार्केट इंटरेस्ट रेट। अभी तक तो मैं मार्केट इंटरेस्ट रेट जो चल रही है उसी के हिसाब से उसका पेमेंट कर रहा हूं, बट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कैन नॉट बी मेड अनलेस द इश्यूअर इज एबल टू रिमेन सॉल्वेंट इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स। अब ये बात देखिए क्या कह रहा है, ये बात हो गई बहुत इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि बट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कैन नॉट बी मेड, हम तब तक इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करेंगे जब तक हमको ये इंश्योर नहीं हो जाए कि पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट के बाद में कंपनी सॉल्वेंट ही रहेगी। इसका मतलब यहां पर ये जो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है ये तो आप
इस कंडीशन के चलते करेंगे या फिर ना करेंगे, तो इसका मतलब पेमेंट तो गारंटेड हुआ ही नहीं ना। अब ये कह रहा है कि जो डेफर्ड इंटरेस्ट है, यानी जब मैं पेमेंट नहीं करूंगा, मान लो मेरे पास में कैश नहीं है अभी, तो मैं कैश जब आएगा तब पे करूंगा। अब ये कह रहा है कि जब डेफर्ड इंटरेस्ट डज नॉट अक्रू एडिशनल इंटरेस्ट, जब अपन डेफर्ड इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे ना, जैसे कि मान लो मेरे पास में अभी मेरे पास में पेमेंट देने के लिए नहीं है, तो जब भी मैं अब पेमेंट दूंगा, तो जब मैं वापस पेमेंट दूंगा तो जो डेफर्ड अक्रूड एडिशनल इंटरेस्ट है वो मैं पे नहीं करूंगा, उसका मैं पेमेंट नहीं करूंगा। दैट मीन्स व्हाट सर, इसको क्वांटिफाई करके बताओ एक बार जरा। तो अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो डेट इंस्ट्रूमेंट है ना, इस डेट इंस्ट्रूमेंट पे जो हमारा अक्रूड इंटरेस्ट हो जाएगा, राइट। तो लेट्स से कि यहाँ पे मान लीजिए ये जो डेट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू है 1 लाख, और इस 1 लाख की वैल्यू पे मान लो 10% इंटरेस्ट जो है वो अक्रूड चल रहा है, ठीक है ना। अब तक का जो इंटरेस्ट है वो अक्रूड चल रहा है, तो 10,000 इसका अक्रूड इंटरेस्ट हो गया, ठीक है ना। तो अब मुझे t इक्वल्स टू 0 पॉइंट ऑफ टाइम पे 10,000 रुपए देने हैं, लेकिन मैं ये 10,000 रुपए नहीं दे सकता अभी। मुझे ये 10,000 रुपए देने तो हैं, लेकिन मैं ये 10,000 रुपए अभी नहीं दे पाऊंगा, ठीक है ना। ये 10,000 रुपीज मैं नहीं दे पाऊंगा। और लेट सपोज ये मैं कब दे पाऊंगा, जब मेरे पास में इनफ कैश होगा और मैं ये पेमेंट करने के बाद में मेरा कंपनी जो है वो सॉल्वेंट रहेगा। तो अब यहाँ पे आप बोलोगे सर 10,000 रुपए, तो इसको 10,000 रुपीज इन करोड़ लैक्स करके समझ लो, ताकि आपको इस चीज का एकदम जो एसेंस है वो समझ में आने लगे, ठीक है ना। तो अब मान लो मेरे पास में इतना अमाउंट नहीं है डेट का इंटरेस्ट सर्विस करने के लिए कि मैं अगर उसका इंटरेस्ट सर्विस कर दूं तो मेरा खुद का दिवालिया निकल जाएगा, ऐसी सिचुएशन आ चुकी है। तो ऐसी कंडीशन में आप मान लो इसका पेमेंट कर रहे हो लेट्स से टी के 4th पॉइंट ऑफ टाइम पे, है ना। मान लीजिए आप इसका पेमेंट कर रहे हो टी के 4th पॉइंट ऑफ टाइम पे, राइट। अब ये 4 महीने बाद भी हो सकता है और 4 साल के बाद में हो सकता है, लेकिन 4 साल वाला एक रीजनेबल एग्जांपल नहीं होता है। तो लेट अस सपोज करो कि आज ही 10,000 रुपए आपने पे नहीं किए, तो मान लो ये आप पे कर रहे हो 4 महीने बाद, ठीक है ना। ये आप पे कर रहे हो 4 महीने बाद में, यहाँ पे 10,000 रुपए आपका ये पेमेंट हुआ, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे जब ये 10,000 रुपीज आप पे कर रहे हो, तो अगर आपका एसपीपीआई इंस्ट्रूमेंट होता है ना, जिसमें कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एसपीपीआई नेचर की, वो तो यही कहती है कि 10,000 नाउ प्लस आप अक्रूड इंटरेस्ट ऑन 10,000 वो भी पे करो, क्योंकि इसमें आपने पेमेंट में देरी कर दी, 4 महीने की देरी कर दी लेट से, तो ये 4 महीने की देरी का आपको इंटरेस्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, है ना। तो प्लस अक्रूड इंटरेस्ट ऑन अबव, ठीक है ना। तो जब आप ये अमाउंट जोड़कर देंगे, है ना, लेट्स से कि आप ये अक्रूड इसका इंटरेस्ट बनता है 10% फॉर 4 मंथ, तो ये कितना हो जाएगा, मान लो 10,000 का 10% और 4 मंथ, तो ये हो गया आपका 333, है ना। तो यदि आप 4 महीने बाद में 10,333 रुपए का पेमेंट करते हैं, 10,333 रुपीज का पेमेंट करते हैं, तब तो ये मान लिया जाएगा कि ये इंस्ट्रूमेंट एसपीपीआई टेस्ट मीट कर रहा है। लेकिन t इक्वल्स टू 4th पॉइंट ऑफ टाइम पे आप सिर्फ और सिर्फ 10,000 का ही पेमेंट कर रहे हैं, यानी इंटरेस्ट अगर नहीं दे रहे, अगर आप इंटरेस्ट का पेमेंट जो है वो नहीं कर रहे हैं, है ना, और सिर्फ आप t इक्वल्स टू 4th पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप सिर्फ 10,000 का पेमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट एसपीपीआई टेस्ट को मीट नहीं करेंगे, है ना। ऐसे इंस्ट्रूमेंट आपके एसपीपीआई टेस्ट को मीट नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये जो एग्जांपल है वो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। तो ये देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, द कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो आर नॉट पेमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग
That is because the issuer may be required to defer interest payments and additional interest does not accrue on those deferred interest amount. As a result, interest amounts are not consideration for the time value of money. अब यहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसिडरेशन का रिप्रेजेंटेशन तो बिल्कुल कर ही नहीं रहा है ना, ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग. सो दिस कंडीशन clearly explains that this kind of instruments do not satisfy the contractual cash flow characteristics test of SPPI, है ना. तो यहाँ पे SPPI टेस्ट जो है वो आपका मीट नहीं होगा. यहाँ पे आपका SPPI टेस्ट जो है वो मीट नहीं होगा. नाउ आगे आपको एक्सप्लेन करना है इफ लगाते हुए यदि इंटरेस्ट अक्रूड ऑन द डेफर्ड अमाउंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप 4 महीने बाद पेमेंट करो तो 10,000 के ऊपर आप 10% इंटरेस्ट और लगाओ 4 महीने का, फिर पेमेंट करो 10,333 रुपीज. तो वो अमाउंट अगर आप पे करते हो तो फिर बाद में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. दैट इज प्योर इंटरेस्ट एंड प्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी. इन दैट केस वो आपका कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो जो है वो एसपीपीआई टेस्ट जो है पास कर जाएगा. ठीक है ना. तो इस केस में ये एसपीपीआई टेस्ट जो है वो पास कर जाएगा. आगे बात समझ लो. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इलस्ट्रेशन नंबर 10. इलस्ट्रेशन 10 में देखिए क्या कहता है. इंस्ट्रूमेंट डी इज अ लोन विद रिकोर्स. तो रिकोर्स नेचर का लोन है. तो रिकोर्स ये शब्द किसके बारे में आपने सुना होगा आईपीसीसी में, जहां पे आप फैक्टरिंग वगैरह का कुछ चैप्टर वगैरह शायद पढ़े हो तो वहां पे ऐसे कुछ वर्ड आते थे, है ना. जब अपन फैक्टरिंग कराते हैं तो क्या होता है ना, एक होता है विद रिकोर्स, एक होता है विदाउट रिकोर्स. तो वैसा ही ये रिकोर्स वाला जो वर्ड है यहाँ पे एप्लीकेबल होता है, लेकिन इसका थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट मीनिंग निकलेगा जो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. तो ये कह रहा है डी एक ऐसा लोन है जो विथ रिकोर्स है एंड इज सिक्योर्ड बाय कोलैटरल, और जो कोलैटरल के साथ में सिक्योर्ड है. ठीक है, ठीक है भाई. डज द कोलैटरल अफेक्ट द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो. क्या कोलैटरल का रखना और यानी जो आपके लोन में कोई सिक्योरिटी जो है आपके पास में, जो सिक्योरिटी का होना क्या कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो को इफेक्ट करेगा क्या वो. हाँ, तो देखिए यहाँ पे पहले तो आप ये समझिए कि ये जो रिकोर्स और नॉन रिकोर्स है ना, इनका क्या मतलब है. ठीक है ना. तो यहाँ पे देखते हैं अपने लोग पहले लोन. एक हो गया आपका विथ रिकोर्स, और एक हो जाएगा आपका विदाउट रिकोर्स. इसको हम कहेंगे नॉन रिकोर्स, नॉन रिकोर्स लोन. ठीक है. अब ये जो रिकोर्स और नॉन रिकोर्स लोन का क्या मतलब है, आपको एग्जांपल के साथ में समझा देता हूं यहाँ पे. जैसे सपोज करो लोन का जो अमाउंट है, मान लीजिए यहाँ पे आपका लोन का अमाउंट है 10,000. ठीक है. और इसके ऊपर कोलैटरल रखा हुआ है, सिक्योरिटी है हमारे पास में, है ना. कोलैटरल का मतलब यहाँ पे हो गया हमारे पास में सिक्योरिटी अवेलेबल है. लेट्स से 8,000 का सिक्योरिटी अवेलेबल. ठीक है. तो इस लोन में जो अनकवर्ड अमाउंट है, अनसिक्योर्ड जो अमाउंट जो है वो आपको पता लग रहा होगा कि 2,000 रुपए. अब ये 2,000 रुपए, अब मान लो ये लोन जो आपने 10,000 रुपीज का दिया है क्लाइंट को, मान लो उसकी रिकवरी नहीं हो पा रही, वो देने से मना कर दे या वो देने की पोजीशन में नहीं है, जो भी है. अब आपको एक्शन लेना है, तो आप एक्शन क्या लेंगे. आप इस कोलैटरल को क्या करेंगे, आप इस कोलैटरल को क्या करेंगे बताइए. आप इस कोलैटरल को बेच देंगे और बेचकर अपनी रिकवरी करेंगे, है ना. ठीक है. चलो आपने कोलैटरल बेच दिया तो 10,000 के अगेंस्ट में 8,000 की तो रिकवरी हो गई, अभी भी 2,000 रुपए बाकी है ना. तो जब विथ रिकोर्स वाले जो लोन होते हैं ना, विथ रिकोर्स वाले लोन में ये 2,000 रुपए भी आप उसी क्लाइंट से उसके और फर्दर एडिशनल एसेट्स, भले चाहे उसके बिजनेस में हो चाहे उसके पास में पर्सनल हो, तो आप उसके और एडिशनल एसेट से इन 2,000 रुपए की रिकवरी कर सकते
है ना, इन 2000 रुपए की आप रिकवरी कर सकते हो, ठीक है ना, अगर ये लोन विथ रिकोर्स नेचर का हुआ तो। अब ऐसे कंडीशन में आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट उस प्रकार का होना चाहिए, आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज ऐसे होने चाहिए कि लोन इस प्रकार के नेचर का है, तो ये 2000 जो है ये रिकवरेबल है, ये 2000 जो है ये आपके रिकवरेबल है फ्रॉम अदर एसेट्स, ठीक है ना। पर्सनल एसेट्स ऑल्सो, पर्सनल एसेट्स कैन बी ऑल्सो इन्वॉल्व, यहां पे आपके पर्सनल एसेट्स भी हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, आगे बात समझ में। लेकिन अगर नॉन रिकोर्स अपना लोन होगा, नॉन रिकोर्स नेचर का अगर अपना लोन होगा ना, तो जैसे आपने लोन दिया 10,000 रुपए का, कोलैटरल उसके ऊपर वही 8,000 रुपए का है, तो यहाँ पे अब ये जो 2,000 रुपए बचते हैं, यहाँ पे अब ये जो 2,000 रुपए बचते हैं ना, अब इस 2,000 रुपीज की रिकवरी जो है ना दोस्तों, ये 2,000 रुपए की रिकवरी नहीं हो पाएगी, इस 2,000 रुपीज की रिकवरी नहीं हो पाएगी। अगर मान लीजिए लोन का पेमेंट नहीं हो रहा, तो 10,000 का लोन है, कोलैटरल इसके ऊपर 8,000 है, तो आप 8,000 की सिक्योरिटी को बेच के मान लो आपने 8,000 रुपए लेके आ गए, और अब आपके पास में 2,000 रुपए और बच रहे हैं रिकवर करने के लिए। अब ये 2,000 मैं पर्सनल एसेट से नहीं रिकवर कर पाऊंगा, उसके अनादर एसेट से नहीं रिकवर कर पाऊंगा, इसी चीज को हम नॉन रिकोर्स लोन कहते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के वर्ड में, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका नॉट रिकवरेबल, नॉट रिकवरेबल, ठीक है ना। अब यहां पे आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स में, यूएस में इसका एक बैड बॉय कार्व आउट होता है, बैड बॉय कार्व आउट। सर ये बैड बॉय कार्व आउट ये कैसा वर्ड है? बैड बॉय कार्व आउट का मतलब क्या है? देखिए यूनाइटेड स्टेट्स में अब देखिए जैसे कि अपना लोन जो है वो बेसिकली लीगल स्ट्रक्चर इसका ये है कि नॉन रिकोर्स वाला है ना। कौन सा लोन है? नॉन रिकोर्स वाला लोन है। तो अगर ये नॉन रिकोर्स वाला लोन है तो इसका मतलब यहाँ पे 2,000 रुपए हमारे तो डूब गए, ये तो पैसे मिलने वाले नहीं है। तो वहां पे यूएस में एक लॉ होता है जहां पे जो लोगों ने जीएफआरएस सिलेक्ट किया है उनको यूएस गैप भी पढ़ना है अपने सिलेबस के अंदर। तो आपके लिए छोटी सी एक बात आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। एक बैड बॉय क्लॉज होता है। बैड बॉय क्लॉज में क्या होता है कि हम लोग नॉन रिकोर्स जो लीगल प्रोसीडिंग होती है ना, जिसके ऊपर भी आपने लोन दिया है, जिसको भी आपने लोन दिया है, तो नॉन रिकोर्स से वो ऑटोमेटिकली रिकोर्स में कन्वर्ट हो जाता है अगर आपका कोई मेलाफाइड इंटेंशन रहा है तो, है ना। कोई मेलाफाइड इंटेंशन, आपने फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करी है अपने जिसने आपको लोन प्रोवाइड किया है उनके साथ में, तो अगर ये फ्रॉड कुछ हो जाता है ना, तो फ्रॉड की कंडीशन में बैड बॉय का कार्व आउट लिया गया है, ठीक है ना। जैसे अपने लोग आईएफआरएस और इंडियस पे कार्व आउट लेते हैं, वैसे ही एक बैड बॉय कार्व आउट होता है। ये क्या करता है, आपके नॉन रिकोर्स नेचर के लोन को रिकोर्स नेचर का लोन में कन्वर्ट कर देता है यदि आपने कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करी है तो, है ना। तो बैड बॉय कार्व आउट इन केस ऑफ fraudulent act by borrower, अगर borrower ने कोई fraudulent act किया है, then in that case non-recourse loan would be converted in recourse, है ना। तो ये होता है बैड बॉय का कार्व आउट। इसका नाम कुछ ऐसा ही है, अटपटा बैड बॉय कार्व आउट, है ना। तो अगर आपने कोई यहां पर फ्रॉड किया है तो उस प्रकार का
जो नॉन रिकवरेबल नॉन रिकोर्स लोन है वो आपका विद रिकोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली हर जगह के अलग अलग नियम कानून होते हैं। तो ये आपके साथ में मैंने कुछ छोटा सा एग्जाम्पल रखा आपके साथ में, उम्मीद करता हूँ कि आपको बढ़िया लगा होगा। और यहाँ पे ये देखिए इलस्ट्रेशन 10 में ये कह रहा है कि इंस्ट्रूमेंट डी जो विथ रिकोर्स है, और बेसिकली यहाँ पे इसके क्वेश्चन का जो जो डिमांडिंग एरिया है, रिक्वायरमेंट वाला एरिया है, वो इन सब चीजों के बारे में बता नहीं रहा है, लेकिन इन सब का मीनिंग अपने को आना चाहिए, बीइंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टूडेंट्स। क्योंकि ये सारे के सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है सर हर कंट्री में देखने को नहीं मिलते, लेकिन स्टैंडर्ड तो हमें पूरा ही पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो देखिए सर, कोलैटरल सिक्योरिटी रखने से एसपीपीआई टेस्ट मीट होगा या नहीं होगा, चाहे वो रिकोर्स लोन हो चाहे नॉन रिकोर्स लोन हो। जैसे अपन ने देखा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि दोनों प्रकार के कैटेगरी में क्या एसपीपीआई टेस्ट जो है वो आपका मीट होता है या नहीं, एसपीपीआई मीट होगा या नहीं। सर देखिए, कोलैटरल सिक्योरिटी होने या ना होने से एसपीपीआई पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोलैटरल सिक्योरिटी तो क्या है कि जब डिफॉल्ट का केस आता है तब अपन उसको मटेरियलाइज करते हैं, तो एसपीपीआई टेस्ट तो पास हो जाएगा, चाहे वो विथ रिकोर्स हो चाहे वो नॉन रिकोर्स वाला लोन हो। हमारा एसपीपीआई टेस्ट जो है वो तो जनरली तो पास हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये देखिए कहता है द फैक्ट दैट अ लोन इज कोलैटरलाइज्ड सिंस विथ रिकोर्स does not in itself affect the analysis of whether the contractual cash flow are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding. ठीक है, the collateral is only a security to recover dues. Okay friends, so last illustration for this particular concept, SPPI test. Instrument G is a loan that pays an inverse floating interest rate, right, and the interest rate has an inverse relationship to the market interest rates. Analyze the nature of cash flow. बेसिकली आपके पास में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मार्केट का जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है उससे उसका रिलेशन जो है वो इनवर्स है। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो इनवर्स है ना, ये दिक्कत वाली बात हो गई। देखिए, मार्केट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा या कम होता है ना, तो कहीं ना कहीं आप एसपीपीआई से छेड़छाड़ी कर रहे हो, तो आपका वहां पे एसपीपीआई जो है वो मीट नहीं होता है। तो यहाँ पे इस इनवर्स फ्लोटिंग रेट से ही पता चल जाता है अपने को कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर चीज जो है वो आपका एसपीपीआई टेस्ट जो है वो मीट नहीं करेगा। तो ये देखिए क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन द इंस्ट्रूमेंट हैज एन इनवर्स रिलेशनशिप टू द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, हेंस इट इज अनलाइक अ बेसिक lending arrangement which normally comprise of interest payable on any funds lent as a consideration for the time value of money, credit risk and profit margin normally existing in the such arrangements. So this arrangement with an inverse floating interest rate provides the lender with a return which may be higher or lower to the market rate of interest and hence is not necessarily a consideration for the time value of money on the principal amount outstanding, right? So thus these do not represent contractual cash flows that are solely for the payment of principal and interest on the principal amount outstanding. तो कहने का मतलब, अगर ये इनवर्स रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन है, तो अगर इनवर्स रेट है तो वो दिक्कत वाली बात है, क्योंकि मार्केट के साथ में अगर आपकी इंटरेस्ट रेट अलाइन रहती है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है, दैट इज नॉट अ चैलेंज फॉर अस। वेरिएबल इंटरेस्ट रेट हो सकती है, लेकिन इनवर्स होना दिक्कत वाली बात है। तो यहाँ पे फाइनली कंक्लूजन इसका यही निकला कि एसपीपीआई टेस्ट जो है ये मीट नहीं कर रहा है। तो इसी के साथ में हमारी अब जो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट है वो होता है समाप्त, और हम अब नेक्स्ट वीडियो में मेजरमेंट जो मेथड है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट जो मेथड है उनके बारे में और इनिशियल रिकॉग्निशन के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, आप इन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन कर लें और मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।